काल यानी कि लेकर गुप्ता पीरियड, जिसमें हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है उसका नाम है वर्धन वंश। क्या नाम है? वर्धन वंश, या इसी को हम लोग कहते हैं पुष्यभूति वंश। क्या कहते हैं भाई? पुष्यभूति वंश। खाली सुनना है, लिखना बाद में, ओके? क्योंकि कहानी बड़ी मजेदार है, सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप कहानी सुन लेंगे ना, पूरी कहानी अपने आप स्टार्ट। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, ओके? यहाँ स्थिति को थोड़ा समझना है, ओके? ये जो पंजाब के आसपास का इलाका है, हरियाणा वाला इलाका, यहाँ पर एक टाइम में प्राचीन काल में एक प्रदेश हुआ करता था जिसका नाम था श्रीकंठ। कौन सा प्रदेश था? श्रीकंठ प्रदेश, ओके? इसी श्रीकंठ प्रदेश में एक छोटा सा इलाका था जिसे कहा जाता था थानेश्वर। क्या कहा जाता था? थानेश्वर। ठीक। जब हम हर्षचरित को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं? हर्षचरित को पढ़ते हैं। हर्षचरित बेसिकली बाणभट्ट की एक रचना है। किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है, जो हर्षवर्धन के राज दरबारी है। और इस हर्षचरित को हर्षवर्धन की जीवनी माना जाता है, बायोग्राफी माना जाता है। ध्यान से समझना इस बात को कि जब भी हम वर्धन वंश को पढ़ेंगे या पुष्यभूति वंश को पढ़ेंगे, तो उनमें एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए जिनका नाम है हर्षवर्धन, राइट? ये वही हर्षवर्धन है जिन्हें हम कन्नौज का राजा मानते हैं, ओके? ये वही हर्षवर्धन है जिनके समय में वेन-सांग नाम का एक चीनी यात्री इनके दरबार में आया। क्लियर है? तो हर्षवर्धन के दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम है बाणभट्ट। बाणभट्ट बेसिकली ब्राह्मण व्यक्ति थे। क्या थे? ब्राह्मण व्यक्ति थे। शुरू से बाणभट्ट इनके दरबार में नहीं रहते। इन दोनों की एक दिन मुलाकात हुई है, वो सब कहानी आगे चले। तो अचानक ये नहीं कि ये लोग बचपन से एक दूसरे को जानते थे, बाद में बहुत जब ये राजा बने तब ये भी अपना काम कर रहे होंगे, दोनों आपस में मिले, दोनों एक दूसरे से परिचित हुए। तो बाणभट्ट इनके दरबार में आया, यानी कि हर्षवर्धन से प्रभावित हुआ होगा बाणभट्ट से, और बाणभट्ट को राजदरबारी बनाया, राजकवि बनाया। और इसके फलस्वरूप बाणभट्ट ने उसकी जीवनी लिखी थी, किताब लिखी जिसका नाम है हर्षचरित। लेकिन यहाँ पर बड़ा मुद्दा ये है कि क्या हर्षचरित को बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के कहने पर लिखा? तो नहीं। तो बाणभट्ट ने ये किताब अपने भाई श्यामल के कहने पर लिखी। किसके कहने पर लिखी है? श्यामल। यानी कि बाणभट्ट का एक भाई है जिसका नाम है श्यामल। श्यामल के कहने पर बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी। हर्षचरित जो है वो हर्षवर्धन की जीवनी है। ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात को। क्या है? जीवनी है। लेकिन ये आत्मकथा भी है, लेकिन किसकी? तो बाणभट्ट की। नहीं समझे? दो बातें हैं इसमें। एक तो हर्षचरित जो है वो हर्षवर्धन की जीवनी है, और हर्षचरित तो बाणभट्ट की खुद की आत्मकथा है। कैसे पता चला? क्योंकि इस हर्षचरित को जब पढ़ेंगे इसमें 8 उच्छ्वास मिलेंगे। उच्छ्वास मीन्स अध्याय, यानी कि चैप्टर मिलते हैं, ओके? 8 चैप्टर है इसमें टोटल। इस 8 चैप्टर में शुरू के 1 से लेकर 3 तक के जो उच्छ्वास हैं, यानी कि चैप्टर हैं, उसमें बाणभट्ट ने सिर्फ अपने बारे में बताया। किसके बारे में बताया? सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में बताया। शुरू के 3 चैप्टर, 1, 2, 3, यानी कि जो शुरू के 3 चैप्टर हैं वो पूरी तरह से किसकी आत्मकथा है? बाणभट्ट। यानी कि उसके बाद चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां पूरा का पूरा इतिहास बताया जाता है। इसके बारे में, वर्धन वंश के बारे में या पुष्यभूति वंश के बारे में। समझ में आ रहा है ना? यानी कि चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, यानी कि 5 जो अदर चैप्टर हैं वो किसके बारे में बता रहे हैं हमको? वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। क्लियर हो गया एकदम? अभी इस
प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे कि इसको एक बार हम वर्धन वंश क्यों कहें और फिर हम इसको तुरंत पुष्यभूति वंश भी क्यों कहें। क्लियर हुआ है ना? तो पंजाब और हरियाणा के साइड में एक प्रदेश हुआ करता था जिसका नाम है श्रीकंठ। ओके, श्रीकंठ में एक जगह हुआ करती थी छोटी सी जिसका नाम था थानेश्वर। ओके, जब हम हर्षचरित को पढ़ते हैं तो हर्षचरित में इस थानेश्वर नाम की जगह का जो पहला राजा बताया गया उसका नाम है पुष्यभूति। यानी कि बाण भट्ट ने पुष्यभूति को इस वर्धन वंश में, जो बाद में सारे राज्यवर्धन होंगे, आदित्य वर्धन होंगे, नरवर्धन होंगे, प्रभाकर वर्धन होंगे, राज्यवर्धन द्वितीय होगा, फिर हर्षवर्धन होंगे, सबके लास्ट में वर्धन लग रहा है ना। इस वर्धन डायनेस्टी में जो सबसे पहला राजा हुआ अकॉर्डिंग टू किसके, बाण भट्ट बताता है कि इस वर्धन वंश में जो पहला व्यक्ति हुआ उसका नाम है पुष्यभूति, यानी कि पहला राजा है। इस वजह से इसका नाम लगता है पुष्यभूति वंश। मेरी बात ध्यान से समझना, क्योंकि बाण भट्ट हल्का आदमी नहीं है, वो हर्षवर्धन के टाइम में एक लंबे टाइम तक उसके जीवन में रहा है। इसका मतलब है कि उसकी पूरी वंशावली को जाना होगा वो आदमी बहुत अच्छे से। इस वजह से इसको हम यानी पुष्यभूति को हम एकदम से डिनाई नहीं कर सकते पूरी तरह से। अगर आपसे सवाल पूछे कि हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश का संस्थापक कौन है, तो राइट आंसर क्या माना जाएगा, पुष्यभूति राइट आंसर। लेकिन जब भी हम हर्षवर्धन के अकॉर्डिंग जानने की कोशिश करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, हर्षवर्धन, अगर हर्षवर्धन ना दिया सवाल बदल दे, पूछे कि पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार, अगर ये भी बदल दे और सवाल कहे कि साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर पहला शासक, राइट आंसर पुष्यभूति, क्योंकि ये साहित्य है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार वर्धन वंश का संस्थापक तो माना जाएगा नरवर्धन। कौन माना जाएगा, नरवर्धन माना जाएगा। क्यों, क्योंकि हर्षवर्धन का बांसखेड़ा विलेज, कौन सा, बांसखेड़ा विलेज, सोनीपत और नालंदा से मिली हुई उसकी जो मुहरें हैं उनसे इस बात की सूचना मिल रही है कि इस वर्धन डायनेस्टी का जो पहला व्यक्ति है उसका नाम है नरवर्धन। दोनों बातें क्लियर हो गई है नहीं? इस नरवर्धन में वर्धन लगा हुआ है, इस वजह से इसका नाम वर्धन वंश भी जाना जाता है। नहीं समझे? तो दो नाम आ गए, एक नाम क्या है वर्धन वंश और एक नाम क्या है पुष्यभूति वंश। तो जब भी हम साहित्य के अनुसार इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो राइट आंसर क्या माना जाएगा, पुष्यभूति नाम आ जाएगा। और जब भी हम पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि राइट आंसर नरवर्धन। क्लियर हो गया, सब क्लियर है? कौन है बाण भट्ट, कौन, राज दरबारी कवि। ओके, अब आगे देखो ये घटना कहाँ की है, यहाँ ठीक है ना। तो हमें इन लोगों से लेना देना नहीं, इनसे लेना देना नहीं है हमें, ना पुष्यभूति को मतलब है ना हमें नरवर्धन को पता है। बस हम जान लें कि फाउंडर कौन है, बस इतना जानना, ठीक है ना। इतनी कहानी होगी। इस कहानी में नरवर्धन के बाद एक व्यक्ति पैदा होता है जिसका नाम है आदित्य वर्धन। क्या नाम होता है, यानी कि अगर हम ज्यादा बेहतर हम साक्ष्य मानते हैं, हम लोग मानते हैं इतिहास में पुरातात्विक को, तो पुरातात्विक के अनुसार अगर हम चलें तो पहला नाम क्या आ जाएगा, नरवर्धन। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं आदित्य वर्धन। क्या नाम है, आदित्य वर्धन नाम आ जाता है। ओके, उसके तुरंत बाद हम लोगों को पढ़ना होता है एक आदमी का नाम है जिसका नाम है राज्यवर्धन। क्या नाम है, राज्यवर्धन फर्स्ट, यहाँ प्रथम लिखा जाएगा। इसका मतलब कोई और होगा, है ना, तो राज्यवर्धन प्रथम। इसके बाद तुरंत हमको पढ़ना है प्रभाकर वर्धन। किसको पढ़ना है, प्रभाकर वर्धन। अब यहाँ यही ध्यान से सुनना, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की शादी हुई एक स्त्री से जिसका नाम है यशोमती। क्या नाम है, यशोमती। ओके, इन दोनों से 3 संतानें उत्पन्न हुई। कितनी, 3 संतान, यानी इन दोनों से 3 संतानें पैदा हुई। एक का नाम है राज्यवर्धन। क्या नाम है, राज्यवर्धन। ये तो इसका मतलब द्वितीय हो जाएगा क्योंकि यहाँ है। इसके बाद दूसरा जो बेटा है उसका नाम है हर्षवर्धन और जो तीसरी है उसका नाम है राज्यश्री। क्या नाम है जी, ये पूरी वंशावली है पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले हमको नाम मिलता है नरवर्धन का, ओके। उसके बाद नाम मिलता है आदित्यवर्धन का, उसके बाद नाम मिलता है राज्यवर्धन प्रथम का,
उसके बाद नाम मिलता है प्रभाकर वर्धन का। ओके, प्रभाकर वर्धन की शादी हुई है यशोमती के साथ। अगर तुम लोगों ने मालवा में एक राजा का नाम सुना हो, यशो वर्मा, है ना, तो उनकी ही बेटी का नाम है यशोमती। ओके, उनकी ही बेटी का नाम है क्या, यशोमती। और इन दोनों की आपस में शादी हुई। ओके, इन दोनों की जब शादी हुई तो इन दोनों से 3 संतानें पैदा हुई। एक का नाम रखा गया राज्यवर्धन, एक का नाम रखा गया हर्षवर्धन, एक का नाम रखा गया राज्यश्री। क्लियर हो गया? ध्यान यहां समझना है कि प्रभाकर वर्धन जो है, जो प्रभाकर वर्धन है, ये सूर्य उपासक है। किसका उपासक है? सूर्य का उपासक। नेक्स्ट, इसको यानी कि प्रभाकर वर्धन को पूर्ण हरिण केसरी कहा गया है। पूर्ण हरिण केसरी कहा गया है इसको। इसका मतलब है कि प्रभाकर वर्धन के टाइम में गुणों का अटैक हुआ है और उस गुणों के अटैक को इसने पूरी तरह से विफल कर दिया। समझ आया? इसके समय ये घटना हुई होगी प्रभाकर वर्धन के टाइम, यानी कि प्रभाकर वर्धन का अस्तित्व यहाँ पर रहा होगा। यहाँ प्रभाकर वर्धन राजस्थानेश्वर में रहे होंगे। ओके, और इसमें खुद को सिंध राज भी कहा है। क्या कहा है? सिंध राज, यानी कि सिंध नदी के आसपास का राजा रहा होगा पूरा, उसका विस्तारक रहा होगा। ये सब घटनाएं समझ में आ रही है? कहां की घटनाएं सारी? ये इस वाले प्रदेश की, यानी कि यहां से भी कोई लेना देना नहीं। ये सारी, ये पूरी फैमिली कहां चल रही है? श्रीगंठ प्रदेश की, जो कि थानेश्वर के रहने वाले। समझ में आ रही है? तो नरवर्धन भी शासन कर चुके होंगे वहां पर, आदित्यवर्धन भी शासन कर चुके होंगे एक लंबे टाइम तक, राज्यवर्धन भी शासन कर चुके होंगे। उसके बाद प्रभाकर वर्धन का शासन चला। प्रभाकर वर्धन के टाइम में गुणों का अटैक हुआ, गुणों के इस आक्रमण को विफल कर दिया होगा उन्होंने, इसलिए उन्होंने खुद को पूर्ण हरिण केसरी कहा। क्योंकि सिंध को जीत लिया होगा तो इसलिए खुद को सिंधराज भी कहा होगा और भगवान सूर्य की उपासना की। क्लियर हो गया? धीरे धीरे प्रभाकर वर्धन कमजोर होने लगे, वृद्ध होने लगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपने तीन बच्चों को जन्म दिया, जिनमें राज्यवर्धन सबसे बड़े, हर्षवर्धन उसके बाद छोटे, सबसे छोटी राज्यश्री। क्लियर हो गया? अब प्रभाकर वर्धन बेहद कमजोर है, बीमारी की हालत में है। यशोमती भी धीरे धीरे वृद्ध हो रही थी। अब जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, तो लगभग 18 साल की उम्र का हो चुका है, लेकिन अभी तक राजा नहीं बना है, राजकुमार ही है, क्योंकि प्रभाकर वर्धन जिंदा है। इतनी घटना समझ हुआ ये कि इस वाले सीमा पर, यानी सिंध के आसपास अटैक हुआ गुणों का दोबारा। इसके समय में ही प्रभाकर वर्धन के टाइम में है ना, जब ये अपने बिस्तर पर है, अंतिम समय में है जीवन के, तो उसी समय गुणों का फिर से अटैक हुआ। तो प्रभाकर वर्धन क्योंकि राजा है, उसने अपने सबसे बड़े बेटे राज्यवर्धन को ऑर्डर किया कि जाओ गुणों को पराजित कर दिया। तो राज्यवर्धन अपने पिता के आदेश का पालन करता है और गुणों को विफल करने के लिए, गुणों के आक्रमण को विफल करने के लिए, उनको पराजित करने के लिए निकलता है, लेकिन उसके पीछे पीछे उसका छोटा भाई हर्षवर्धन भी लग जाता है। घटना समझ आ रही है? यानी कि इसको पता नहीं, हर्षवर्धन भी पीछे पीछे लग जाता है, दोनों उसके आक्रमण को विफल करने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये दोनों निकल गए। अब घर में बचा कौन कौन? खाली प्रभाकर वर्धन, यशोमती एंड राज्यश्री। अब यहाँ ध्यान से समझना इस बात को है कि यशोमती का एक भाई है, यशोमती का खुद एक भाई है जिसका नाम है माधवगुप्त। ओके, माधवगुप्त का एक बेटा है जिसका नाम है बंडी। क्या नाम है? बंडी। यानी कि ये दोनों, ये सब आपस में क्या हो जाएंगे? ममेरे भाई हो जाएंगे। बंडी भी बहुत कुशल व्यक्ति है, इन लोगों की तरह ये योग्य व्यक्ति है। इन तीनों चारों का बचपन एक ही टाइम में बीता है, क्योंकि बंडी एक लंबे टाइम से श्रीगंठ के थानेश्वर यानी कि इन्हीं लोगों के बीच में रहता है। कुल मिला के घटना ये, यानी कि अब ये कुल 4 लोग यहाँ साथ में बचपन बिता रहे थे। क्लियर? यानी कि राज्यवर्धन और हर्षवर्धन चले गए इसके गुणों के आक्रमण को विफल करने के लिए। फाइनली बचा कौन? राज्यश्री एंड बंडी। ये लोग कहाँ हैं? थानेश्वर। क्लियर हो रही बात? राज्यवर्धन गुणों से युद्ध कर रहा होता है, पीछे से हर्षवर्धन पहुंचता है अपने भाई का हेल्प करने के बाद। लेकिन दरबार में, यानी कि प्रभाकर वर्धन के इस दरबार में, थानेश्वर में एक दूत रहता है जिसका नाम होता है कुरंगक। क्या नाम है? कुरंगक। कुरंगक जो है वो यहां से निकल करके इस जगह यानी कि पश्चिमोत्तर साइड में आता है, ये जानने के लिए, पता करने के लिए कि दोनों भाई गए कहां हैं। कुरंगक आता है तो उसकी मुलाकात होती है हर्षवर्धन से। इससे मुलाकात हुई हर्षवर्धन से। कुरंगक ने हर्षवर्धन को, यानी कि जैसे राजा हर्ष कहते हैं, उसे अपने पिता की मृत्यु की सूचना देता है। मृत्यु ना कहें
तो बहुत ज्यादा हालत खराब होने की सूचना देता है कौन? कुरंगक। कुरंगक हर्ष को बोलता है कि आपके पिता प्रभाकर वर्धन की तबीयत जरूरत से ज्यादा खराब हो चुकी है और आपको तुरंत यहाँ लौटना चाहिए। उसने अपने भाई को देखा, राज्यवर्धन को, कि मेरा भाई गुणों को पराजित करने की अंतिम अवस्था में है और उसको पूरा यकीन था कि अब किसी भी क्षण मेरा भाई गुणों को पराजित कर देगा और पराजित करके 100% वापस आ। बात सुनने आई? तो उसको लगा कि पिता के साथ होना जरूरी है, भाई तो उधर काम कर ही रहा है तो पिता के साथ होना जरूरी है, तो पिता के साथ रहते हैं। ध्यान रहे कि प्रभाकर वर्धन के दरबार में दो महान वैद्य रहते थे, एक का नाम है रसायन, तुमने शायद सुना हो, एक का नाम है सुखेन। कौन? दो महान वैद्य रहते थे किसके दरबार में? प्रभाकर वर्धन के दरबार में। एक का नाम था रसायन और एक का नाम था सुखेन। क्लियर हो गया? इन दोनों लोगों ने पूरी कोशिश की, जी जान लगा दी कि प्रभाकर वर्धन की जान बचा दी जाए, लेकिन संभव नहीं हुआ और अंततः जब तक हर्ष पहुंचता तब तक प्रभाकर वर्धन की डेथ हो चुकी है और यशोमती जो है वो सतीत्व को धारण कर चुकी है, यानी वो सती हो गई है। इस तरह से जब हर्ष सामने आता है तो उसके सामने उसकी माता और पिता दोनों की डेथ हो चुकी है। एक गहरे शोक में, गहरे विषाद में जाकर के फंसता है कौन? हर्ष, क्योंकि अभी छोटा है, बालक है, 14 साल का, 11 साल का बालक है। गुणों को हरा करके राज्यवर्धन वापस थानेश्वर आता है। जब उसको इस बात की सूचना मिलती है, उसके पिता और उसकी माता दोनों नहीं रहे, तो उसके मन में विरक्त की भावना आती है और संन्यास लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है। लेकिन यहां ध्यान एक बात का ये रखना है कि बीच में ही प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी राज्यश्री का विवाह मालवा नरेश, मोखरी नरेश, मोखरी एक वंश हुआ करता था जिनका नाम है गृह वर्मा। क्या नाम है? गृह वर्मा के साथ इसका विवाह कर दिया गया है। किसका विवाह कर दिया गया? राज्यश्री का। यानी कि राज्यश्री फिलहाल यहाँ पर है, जिसे हम लोग आज कन्नौज कहेंगे। क्या कहेंगे? कन्नौज, जिसे हम लोग महोदय नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे महोदय नगर भी कहते हैं। ठीक है ना? यानी कि राज्यश्री जो है वो कन्नौज के मोखरी वंश से राजा गृह वर्मा के साथ ब्याही गई है और गृह वर्मा कन्नौज या महोदय नगर के उस समय के राजा। क्लियर हुआ? तो राज्यवर्धन के मन में बड़ा विषाद उत्पन्न हुआ और संन्यास धारण करने की प्रवृत्ति हुई। लेकिन यहाँ जो राज्यश्री है कन्नौज में, राज्यश्री का एक विश्वास पात्र व्यक्ति है जिसका नाम है संवादक। क्या नाम है? संवादक नाम है। यहां पर एक बड़ी घटना होती है, क्या कि ये है मालवा में उस समय एक राजा हुआ करता था जिसका नाम है देवगुप्त। क्या नाम हुआ करता था? देवगुप्त। ये वाला जो इलाका पड़ता है इसको कहते थे उस समय गौड़। क्या कहते थे? गौड़। और गौड़ का इलाका था, कंट्रोल में शशांक थे जो कि शैव धर्म का अनुयायी थे और देवगुप्त और शशांक आपस में गहरे मित्र हुआ करते थे, है ना? दोनों क्या हुआ करते थे? गहरे मित्र हुआ करते थे और इन दोनों की दुश्मनी हुआ करती थी गृह वर्मा के साथ। दोनों ने छल पूर्वक मिल करके देवगुप्त ने, यानी कि देवगुप्त इसकी सहायता से देवगुप्त ने मालवा से निकल करके कन्नौज पहुंचा और गृह वर्मा की हत्या। ध्यान से समझना, यानी कि पिता और माता डेथ हो गए। अब कहानी चल रही है कन्नौज की। कन्नौज में बहनों की हत्या कर दी जा चुकी है, किसके द्वारा? देवगुप्त के द्वारा। और राज्यश्री को बंदी बना लिया गया है, कन्नौज की जेल में बंद कर दिया गया, उसको बंदी बना लिया गया, जंजीरों से जकड़ दिया गया। इस बात की सूचना देने के लिए संवादक पहुंचा कहां? कन्नौज से थानेश्वर। सुना? यानी कि संवादक ही सूचना दे रहा जाकर के थानेश्वर में कि इससे बड़ा संकट आपके ऊपर आ चुका है। माता पिता तो नहीं रहे, चलो ठीक है, लेकिन इससे भी बड़ा संकट यह है कि आपके बहनों की हत्या की जा चुकी है, आपकी बहन राज्यश्री को कन्नौज की जेल में बंद किया जा चुका है और किसी भी पल उसकी हत्या की जा सकती है। जो राज्यवर्धन अब विषाक्त के मूड में था, मतलब गहरे शोक में था, मतलब क्रोध से उसकी नसें फटने को आई, उसको लगा कि अब सर्वप्रथम अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए। समझा? राज्यवर्धन ने सौगंध खाई कि जब तक देवगुप्त की हत्या नहीं कर दूंगा तब तक मैं वापस थानेश्वर नहीं। उसने अब यहां पर एक सेनापति है, क्या नाम है?
सेनापति जिसका नाम है सिंहनाद। क्या नाम है? सेनापति का नाम सिंहनाद। ये बहुत शानदार रोल प्ले करता है बीच में। सेनापति सिंहनाद ने पूरी सहायता दी। उसने कहा कि चलो देवगुप्त की हत्या करके आते हैं। ठीक। सेनापति सिंहनाद को लेकर के, साथ में भंडी को लेकर के हर्ष को बोला गया कि तुम थानेश्वर में ही रहोगे, पूरा यहाँ संभालोगे सारी चीजों को, हम लोग देवगुप्त की हत्या करके आते हैं। तो राज्यवर्धन, भंडी एंड सिंहनाद और पूरी की पूरी सेना ये निकल करके थानेश्वर से कहा आती है देवगुप्त को मारने के लिए, और अंततः ये लोग देवगुप्त को मार देते हैं। देवगुप्त को मार देते हैं और देवगुप्त को मारते हैं। इसी बीच में शशांक कब्जा कर लेता है कन्नौज। किस पर कब्जा कर लेता है? कन्नौज पर कब्जा कर लेता है। लेकिन जब उसको पता चला कि देवगुप्त मारा जा चुका है, तो कन्नौज को छोड़ करके गौड़ साइड में आ जाता है। और इस बात की सूचना जब राज्यवर्धन को पता चली कि इसमें सबसे बड़ा हाथ शशांक का था, तो उसने सौगंध खाई कि पहले शशांक को भी मारना है। तो वो वापस वहां जाकर के अब शशांक के पीछे लग गया और शशांक पीछे भागने लगा। आओ बेटा, कोई समस्या नहीं। ठीक। शशांक के पीछे राज्यवर्धन पड़ा और अंततः दोनों एक शिविर के आसपास, एक मैदान के आसपास मिले। ठीक। और शशांक बड़ा डिप्लोमेट आदमी, उसने हथियार डाल दिए राज्यवर्धन के सामने। हथियार डाल दिए मतलब भाई साहब हमारे बस की बात नहीं, हम आपके साथ ये नहीं कर पाएंगे, हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे पास एक प्रस्ताव है, हमारे पास एक प्रस्ताव है। मैं चाहता हूं कि आप आज शाम को हमारे यहाँ डिनर पर आए। किस पर है? डिनर पर। डिनर पर बुलाया, तो डिनर पर बुलाया गया राज्यवर्धन। राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर ही चुका था, अंदर खुशी थी। शशांक आदित्य स्वीकार कर चुका है, डिनर को बुलाया। राज्यवर्धन जो है डिनर पे आया, आतिथ्य स्वीकार किया। आतिथ्य यानी कि जो हॉस्पिटैलिटी थी वो कर रही थी शशांक की सबसे खूबसूरत लड़की, निहायत ही खूबसूरत महिला थी, वो डिनर करा रही। तो राज्यवर्धन ने पूछा ये बला कौन है? महाराज ये हमारी पुत्री है। महाराज ये हमारी पुत्री है और हमारी बड़ी इच्छा थी कि अगर आप इसका हाथ थाम लेते तो इसका भी जीवन पार हो जाता है। राज्यवर्धन दामाद बना लिया। हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जब तू इतना कह रहे हो तो वहां पकड़िए। बढ़िया डिनर हुआ। शशांक ने कहा कहाँ महाराज जाएंगे, यही आज हमारे शिविर में, तो अब हम आप बेटी की शादी आपसे कराइए, तो अब तो इतना भरोसा कर ही सकते हो, आप रहिए हमारे यहाँ, क्या समस्या आ गई? राज्यवर्धन लगा ठीक ही कहता, क्या समस्या, रुकना चाहिए, सुबह चाय पानी देगी। तो उनका भी मन हुआ कि नहीं रुकना चाहिए, शिविर में रुके भाई साहब। और भाई साहब सो रहे थे और शशांक ने अपनी छुरी निकाली, गर्दन काटी। राज्यवर्धन को समझ में आया? तो राज्यवर्धन बेचारा मारा गया। अब इस बात की सूचना कि राज्यवर्धन मार दिया गया है, इस बात की सूचना लेकर के एक नया दूत पहुंचा है जिसका नाम है कुंतल। क्या नाम है? कुंतल नाम का एक दूत इस बात की सूचना लेके पहुंचा कहां? थानेश्वर, यानी कि हर्षवर्धन के बाद जो ये बात है पहुंच गया। राज्य जैसे सुना कि हाँ, अब सुनना हर्षवर्धन की स्थिति देखो कि माता पिता की डेथ हो चुकी है, भाई से पहले बहनों ही मार दिया गया, बहन बंदी है ऑलरेडी कन्नौज की जेल में। कहाँ? उसको पूरी नहीं सोचना है ना अभी, उसको भी यही लग रहा है ना माता पिता चले गए, बहनोई की हत्या हो चुकी है। बहनोई उसको तो पता है कि जेल में बंद है, कुंतल पहुंचा कहाँ? भाई कुंतल ही तो सारी इंफॉर्मेशन वहां पहुंचाएगा। उसको तो यही पता है कि माता पिता की देहांत हुई और बहनोई की हत्या हो चुकी है, बंदी में बहन है, जेल में बंद है कन्नौज की जेल में। और अब जब कुंतल पहुंच रहा है ये बताने कि आपके भाई राज्यवर्धन की हत्या हो चुकी है, और जैसे इस बात की सूचना आपकी बहन को पता हुई कि भाई राज्यवर्धन नहीं रहे, उसने किसी तरह से उन कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ मिलकर के कन्नौज की जेल से निकल करके विंध्याचल पर्वत की साइड चली गई। क्या करना है? आत्मदाह, यानी कि परिवार में बचने वाला कुछ नहीं। भयंकर तरीके का शोक यार, बचा ही क्या जीवन में है, भयानक तरीके का शोक करके
आप तो कुछ बचे ही नहीं है यार जीवन में, खत्म करो, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें कुछ नहीं करना, हम अब जा रहे हैं सुसाइड करने, हम भी जा रहे हैं सुसाइड करने का प्लान बनाया उसने। लेकिन यहाँ फिर सिंहनाथ ने पड़ा, सिंहनाथ ने आकर के उसको राजपूती धर्म समझाया, वीरों का कर्तव्य समझाया, तो थोड़ा जोश आया, मोटिवेट हो गया अचानक से। उसने सिंहनाथ सेना तैयार की जाए। मैं सौगंध खाता हूं कि जब तक मैं शशांक की हत्या नहीं कर देता हूं, अगर मैं शशांक की हत्या करके वापस नहीं आया तो मैं घी में कीट पतंगों की तरह खुद को जलाकर मार डालूंगा। लेकिन घी कीट पतंगों की तरह जलाकर मार डालूंगा, ये सौगंध खाई थी। और उसने अपने युद्ध मंत्री अवंती से बड़ी शानदार घोषणा कराई। अवंती उसका युद्ध मंत्री, इससे बड़ी शानदार घोषणा कराई। घोषणा करो क्या? मैनिफेस्टो जारी हुआ इस प्रकार, मैनिफेस्टो जारी हुआ इससे कि पूर्व में उदयाचल, क्या नाम है? पूर्व के सारे उदयाचल के राजा, पश्चिम के सारे अस्ताचल के राजा हैं, पूर्व पश्चिम के सारे अस्ताचल के राजा, उत्तर के सारे मंदाकिनी के राजा और दक्षिण के सारे त्रिकूट के राजा, इन सभी को आदेश जारी किया जाए कि ये सब के सब हमारी अधीनता स्वीकार करें और सारे के सारे आकर के उनको टैक्स पे करें। ये विप्लवी घोषणा हुई। किसने ये घोषणा की? युद्ध मंत्री अवंती ने। किसने करवाई? उसने कहा कि पूर्व के उदयाचल, पश्चिम के अस्ताचल, उत्तर के मंदाकिनी और दक्षिण के त्रिकूट, सभी राजाओं को आदेश दिया जाता है कि या तो आप मेरी अधीनता स्वीकार करते हुए मुझे टैक्स पे कर दें, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहें। ये लंबी घोषणा। भाई साहब कौन? हर्षवर्धन अपने सेनापति सिंहनाथ, बंडी, पूरी भयंकर सेना लेकर शशांक की तरफ जाता है। शशांक का पीछा करते 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 शशांक का पता ही नहीं चल पाता। लेकिन इसी बीच में शशांक मिला ही नहीं, शशांक भाग गया। इतनी बड़ी घोषणा सुनी, शशांक छोड़ के भाग गया। बोले हमें यहाँ नहीं है, कौन मार खाए यहाँ बैठ के। वो भाग गया छोड़ के, बांग्लादेश साइड भाग गया। इसी बीच में सूचना मिली कि आपकी बहन कन्नौज की जेल से भाग करके ये विंध्याचल साइड में आ गई। ये खबर इधर से भाग के भाई साहब इधर आते। यहाँ पर एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसका नाम है दिवाकर मित्र। क्या नाम है? दिवाकर मित्र जो थे वो एक बौद्ध व्यक्ति थे। दिवाकर मित्र की सहायता से पता चलता है कि तुम्हारी जो बहन राजेश्वरी है वो विंध्याचल पर्वतों में है। कहाँ है? विंध्याचल पर्वतों में। तो दिवाकर मित्र की सहायता से और बहुत सारे राजाओं की सहायता से, अपनी सेना की सहायता से, पूरी सहायता लेते हुए पता चलता है कि विंध्याचल पर्वतों में, विंध्याचल के जंगलों में राजेश्वरी आई हुई है। और विंध्याचल के एक छोर पर जाकर के देखते हैं पूरी सेना सहित हर्षवर्धन की हमारी बहन राजेश्वरी चिता जला चुकी है, अग्नि प्रवाहित करने वाली है और खुद को जलाने वाली है। लेकिन मौके पर वो सीन आता नहीं है, हीरो उसी में मतलब एकदम वो जलाने ही वाली थी कि हर्षवर्धन वहां चट से पहुंच जाता है कपाट से और अपनी बहन की रक्षा कर लेता है। और यहीं पर पूरे वर्धन वंश का इतिहास समाप्त हो जाता है, क्योंकि हर्षचरित जो है बाण भट्ट की वो यहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद कोई सूचना नहीं है। समझ आया? यहीं पर शशांक का पता ही नहीं चला। यहीं पर आकर के बाण भट्ट अपनी किताब हर्षचरित को रोक देता है। क्या रोक देता है? कि हर्षवर्धन को अपनी बहन राजेश्वरी विंध्याचल के जंगलों में प्राप्त हो गई, मिल गई, दोनों मिल गए। उसके बाद कोई कहानी वापस वापस आ गए नहीं, वापस आए हैं, नहीं दूसरे स्रोत मिलते हैं ना। उसके बाद हुमैन सांग जिंदा नहीं है, हुमैन सांग बताता उसके बाद की कहानी। पूरी कहानी समझ में आ गई? कहीं कोई समस्या? यही है पूरा वर्धन, बस इससे ज्यादा कोई वर्धन नहीं है, सब इसी में कहानी थी। सर एक क्वेश्चन पता है बहुत आया था। कौन सा? आपसे बात पूछा था ना। हाँ वही आ गया। आ गया बहुत बड़ा सवाल। और कैसे क्या आया था? हाँ
4 ऑप्शन थे, लेकिन उसमें ये था मजूमदार, जैसे पता चल गया अकाउंटेंट था, थोड़ा एक ही में बोलना तो वही लगा दिया। सही हो गया। सर मतलब तुमको तुझे मजूमदार हाँ, है, अकाउंटिंग होती है। कहाँ से आ गया? इसको लिखाना है नहीं तो लोग समझ नहीं आएगा क्या है ये। वही तो कहाँ क्या से क्या होगा, बोल रहे हैं? कहाँ लिखा है इसको इतना पहले, फिर उसके आगे कहानी बता। चलो इतने लिखो, फिर उसके बाद की कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैंने सोचा कि मैंने कहाँ से किया है। नहीं है इधर लिखाएंगे। नहीं ये यहाँ से हाँ क्या है, रुक जाओ मैं थोड़ी देर बता। हाँ नीता जी बताएं। हजारीबाग हाँ 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 हम्म हम्म उसका कितना सही है? संभव ही नहीं है, इतना इतना ज्यादा स्कोर संभव नहीं। ना 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 ओके अच्छा इस 82 में जनरल ओबीसी एससी एसटी ये ऊपर अगर उनको अगर आएंगे तो क्रॉस करेंगे तो भी आ सकते हैं जैसे जनरल में अपनी कैटेगरी से। हाँ इस वजह से सही बात है। चलो ये तुमको आधे घंटे फ्री होकर फोन कर देंगे। सर क्या हुआ, आप नेट की बात कर रहे थे? इसकी नेट की बात कर रहे थे? नहीं मुझे लगा नेट की बात कर रहे हैं। हाँ इसको बनाया जाए भाई। सर वहाँ पे मतलब इनका एक हमें टाइटल्स की लड़की मिल गई थी। कहाँ पे? वही पेपर पेपर देने? लेकिन उसका एमए हो गया। मतलब लोगों के अंदर ये भी होता है ना कि एमए की फर्स्ट नहीं डाल सकते हैं।
तो ज्यादातर पास आउट थे या मतलब लास्ट था? हेडिंग डालो भाई वर्धन वंश, है ना, या पुष्य भूति वंश, पुष्य भूति। ओके, इसमें क्या लिखना है? संस्थापक नहीं, इनका एरिया लिखना है। क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र क्या है इनका? श्रीकंठ प्रदेश। क्या नाम है? श्रीकंठ प्रदेश में थानेश्वर। हो गया ना जी? सही है जी। थानेश्वर एरिया कौन सा था इनका? श्रीकंठ प्रदेश का थानेश्वर। ओके, इनका संस्थापक कौन रहा होगा? फाउंडर। हाँ, दोनों बातें लिखेंगे हम लोग। हर्षचरित यानी कि बाणभट्ट के अनुसार कौन होगा? पुष्य भूति। ओके, और बांसखेड़ा अभिलेख, बांसखेड़ा अभिलेख के अनुसार अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? नरवर्धन, है ना जी? सही है, नरवर्धन। सही लिखा है कि हमारे सही है? खुद ही बच्चा है। इतना छोटा बच्चा है। क्या तो जी हो गया? वर्धन वंश या पुष्य भूति वंश, जिसमें कौन है? क्षेत्र श्रीकंठ प्रदेश का थानेश्वर। ओके, संस्थापक हैं दो, एक का नाम है पुष्य भूति, एक का नाम है नर। आगे क्या लिखेंगे हम लोग? शासक के नाम फटाफट लिखता है ना इसमें। तो हम लोग पुरातत्व के अनुसार चलेंगे। पहला नाम क्या रखेंगे? नरवर्धन। सर कौन सी होती है? ट्रेनिंग एविडेंस होती है क्या? ना, अरे ये भी क्वेश्चन था। नरवर्धन पॉइंट्स आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं। नरवर्धन ये ऑप्शन में नेक्स्ट और क्या आएगा? आदित्यवर्धन, आदित्यवर्धन राज्यवर्धन, और जी राजवर्धन प्रथम, राजवर्धन। प्रभाकर वर्धन, ओके, आगे प्रभाकर वर्धन और इनकी वाइफ केशव। नहीं, वाई कोई नहीं, राजवर्धन, राजवर्धन जी है, राजवर्धन सेकंड। और हो जाएगा फिर कौन है? हर्षवर्धन। ठीक, ये प्रमुख आ जाए तो हो सकता है ना कभी क्रोनोलॉजी ऑर्डर दे दिया जाए, इसलिए इसका नाम भी लिखना जरूरी है। पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं भी तुम्हारा दिमाग खराब किया जा सकता है ना? इतिहास में हर जगह दिमाग खराब हो सकता है। सर एक क्वेश्चन वो था राजा मानसिंह ऑफ आमेर वाला। आमेर? हाईएस्ट कौन सा? हां, हाईएस्ट कौन सा? हां सर उसने कंफ्यूज करके क्या दिया था? मानसिंह ऑफ जोधपुर, मानसिंह ऑफ आमेर। हां, आमेर सही है। तो ये सवाल आया ना? हां, ये तो इस समय कई बार होता है। हां जी, मैंने उसमें कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने मानसिंह दोनों जगह लिख दिया। कछवाहा राजकुमार मांग से वीआईपी आते। सर हमने बस जैसे हमने देखा वो कोड में था, वो ऊपर सबसे फर्स्ट ऑप्शन में मानसिंह ऑफ जोधपुर लिखा था, लास्ट में मानसिंह ऑफ आमेर था। और सर एक वो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल था ये बाद में आया है ना, इससे पहले कुछ था क्या था? एसडीजी हाँ 2015 में स्टार्ट हुआ, 2020 में कंप्लीट होगा। नहीं, इससे पहले भी एक था एसडीजी तो उसमें ये पूछा गया था कि ये बाद में आया था कि ये पहले आया था? तो बेटे सीखा एसडीजी क्या होता है? तुम बताओ पूजा जी। ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है एसडीजी? अरे यार तुम क्या बताओ, सच में क्लास में करते हो। एसडीजी मतलब सस्टेन क्या है? हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
नहीं, इससे पहले भी कुछ एक आध हुआ था। बेटा ये 2015 में लक्ष्य निर्धारित किया गया पूरी दुनिया के लिए, जिसमें कुल 17 गोल निर्धारित किए गए। कितने? 17 गोल डिसाइड किए गए हैं कि 17 लक्ष्य 2030 तक पूरी दुनिया के लोगों को अचीव करना है। भारत में इसमें शामिल है, जिसे कहते हैं हम लोग SDG, और फिर एक क्वेश्चन था सतत विकास लक्ष्य। कि डेवलपमेंट के लिए सेम मतलब एक क्वेश्चन था, ऐसे कुछ करके पेपर में आ रहा है। और एक क्वेश्चन आया था कि माउस किस वो क्या कहते हैं, माउस माइक्रोफोन इनपुट डिवाइसेस लिखे थे सारे, लेकिन किस पर्पस में लिखे थे मैसेज करने। माइक्रोफोन किसके लिए था और स्कैनर किसके लिए था, मतलब वो ऐसी स्कैनर इनपुट है कि आउटपुट है? नहीं, वो आपको स्कैनर इनपुट है। लेकिन उसमें लिखा था जॉयस्टिक क्या होता है, इनपुट है कि आउटपुट है? जॉयस्टिक इनपुट पता नहीं सर, देखा है कैसे बताओ? अच्छा क्या आउटपुट होता है उसे जरा हमको फिर? तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है? फिर नहीं सर, उसमें पर्पस लिखा कमल से कहेगा बुखार की दवा कहेगा नहीं मैडम दर्द किए। हाँ दर्द किए तो मार डाला उसको। अरे हो गया भाई, ये आगे सर दो क्वेश्चन उससे थे, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो होता है ना, स्क्वायर अपोजिशन वाला हाँ उससे थे, और वो हम लास्ट मोमेंट में पढ़ के गए थे। छोड़ी तो नहीं हुई को सवाल? सर थोड़ा भी तो हाँ तुक्का मारी हो ना पूरा। ठीक है जी, आगे हमने क्या इसमें पढ़ाया है क्यों क्या? आगे देखो, प्रभाकर वर्धन। पहला नाम क्या है? प्रभाकर वर्धन। इनकी पत्नी कौन है? यशोदा। प्रभाकर वर्धन की जो संतान है वो कौन है? हर्षवर्धन राजश्री। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। ओके ठीक है। नेक्स्ट, इनकी उपाधियां दो हैं। एक इन्होंने गुण हरिण कहा खुद को, नेक्स्ट कहा इन्होंने सिंधु राज्य। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह किसके साथ किया है? मौखरी नरेश। मौखरी नरेश कहाँ के हैं ये? कन्नौज के हैं। हम लोग कन्नौज को क्या कह सकते हैं? महोदय नगर कह सकते हैं। हाँ जी, मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ इनकी शादी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट लिखना है? ग्रह वर्मा की हत्या मालवा नरेश देवगुप्त ने करती। ठीक है। नहीं तुम समझ आ रही है कहानी पूरी? अब कोई समस्या तो नहीं आ रही? रश्मि समझ आ रही? श्रुति सॉरी। ग्रह वर्मा की हत्या मालवा नरेश देवगुप्त ने की। गोगा मेढी को मार दिया गया, पता चला उन लोगों को? गोगा मेढी मार दिया गया। सही आदमी था गलत आदमी था? गोगा मेढी गलत आदमी था। कैसे? पगला गया का? जिसने मारा वो गैंगस्टर। हाँ मार शुरू नहीं पता। करणी सेना का अध्यक्ष है। करणी सेना सुना तुम लोगों ने? ये वही करणी सेना से जिसने पद्मावत मूवी का विरोध किया सबसे ज्यादा। करणी सेना, राजपूत करणी सेना। राजपूत करणी सेना में जो ये थे, क्या नाम है? गोगामेडी, सुखदेव सिंह गोगामेडी पूरा नाम इनका। इनका कहना था कि क्या कि JNU के लोग कहते हैं कि अपनी दीवारों पर लिखते हैं कि ब्राह्मणों और बनियों देश छोड़ो। पापा ने स्टेटस डाला है ना? डाला था ना?
उसने लिखा था ना कि एक समय ना जेएनयू में दीवारों पर ब्राह्मणों और बनियों देश छोड़ो। उसने कहा कि जब तक इस देश में राजपूत जिंदा हैं तब तक ब्राह्मणों को और बनियों को कभी भी देश छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको देश छोड़ने से पहले राजपूतों की तलवारों से सामना करना पड़ेगा। राजपूत ब्राह्मणों और बनियों के रक्षक अलग अलग ड्रामा चल रहा है। पूरा जयपुर बंद है कल, भयंकर सैलाब था और बीजेपी और कांग्रेस अपना अपना पॉलिटिक्स की रोटियां सेक रहे। उस आदमी की मौत हो गई बेचारे। राहुल गांधी तो चले गए हाँ। और मोदी ने कहा था, मोदी का स्टेटमेंट था कि और मतलब और इससे ज्यादा झटके के लिए तैयार है कांग्रेस। हो गया जी इतना हो गया है ना। लेकिन वहां जहाँ तेलंगाना में हारी है बीजेपी बहुत बुरा है। यहाँ पर इस महिला के सामने ये क्या हो गई, सती हो गई। यहाँ पर बस लिखते हैं ना सती हो गई, ठीक है ना जी। बस बात अब हो गया तो वाकई वर्णन अब आ जाते हैं लोग राज्यवर्धन। हम लोग तत्व में रहेंगे, तत्वों में नहीं रहेंगे। हाँ जी बताओ तत्व क्या होता है, तत्व क्या होता है। क्या और सही बिल्कुल सही। तो पढ़ लेते हैं और हम लोग एक क्लास पढ़े थे राज्यवर्धन। इसमें क्या लिखना जी, राज्यवर्धन। सर ये वहां से लगे थे फोड़ों के लिखो इनके बारे में। इन्होंने उपाधि लिखो परम सौगात, परम सौगात। ओके नेक्स्ट मालवा नरेश देवगुप्त की क्या कर दी, हत्या कर दी है ना। इसमें लास्ट पॉइंट लिख देना तुम लोग। क्या लिख सकते हैं लोग, क्या लिख सकते हैं। राज्यवर्धन की हत्या किसने कर दी, राज्यवर्धन की हत्या किसने कर दी, शशांक। और कैसे काटे वो बहुत अच्छा। यहाँ लिखिए हत्या की सूचना, हत्या की सूचना कौन देगा, ठीक है जी। हत्या की सूचना ठीक है जी। नेक्स्ट अगला लिखिए। बस हो गया, चार चार पॉइंट का जरा जरा कहानी को पूरी आएगी। सच में हमारा लिखाने से 1% बंद नहीं होता है। हमसे खड़े हुए ऐसे प्रवचन मिला लो फिर देखो कितना बढ़िया हो जाता है। अपने अपने नोट्स से पढ़ा था उसका कभी कुछ नहीं। ये ग्रुप बचाने का एक बढ़िया डिफरेंस था, वो काम नहीं है। सर नहीं जो बुक्स होती है उनमें खुद ही लिखा होता है क्या। अब कोई आदमी देखो एक बात, अब कौन आदमी अगर जैसे तुम लोग करंट अफेयर का नोट्स बना रहे हो, तुमसे ज्यादा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है भाई। मैगजीन आ रही है करंट अफेयर को देखो उसको पढ़ा जाता है खाली मैगजीन ला उसमें हाइलाइटर चला जो तुमको देख देख लगे, उसका नोट्स नहीं बनाना चाहिए भाई। नोट्स उसका बनाना चाहिए जो टिके उस दिन, वो टिकना है नहीं हर बार। उसको नहीं ठीक है, वो कुछ दिन जैसे कुछ दिन टिकेगा वो। नहीं उससे भी यही बात है ना, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए हमारे हिसाब से। आगे कौन आएगा भाई, हर्षवर्धन। बता दो क्या नाम है, हर्ष। ये ध्यान में इसी के बारे में पूरा है, पूरा इतिहास। उपाधि क्या नाम लिखेंगे, शिलादित्य। क्या उपाधि है जी, शिलादित्य। शिलादित्य परम सौगात। सर आप एक मतलब बता दीजिए परम सौगात।
कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे लंबी लंबी बातें धारण कर लेते हैं। सर ऐसे थोड़ी कुछ मतलब होगा। परम सौगात शिला देता है। नेक्स्ट, जैसे आप देख सकते सकलो उत्तर पथ नाक। ये मिलता है ये हो सही। हाँ, पहली लड़कियां अपने पति को स्वामी कहती थी। सर आप कैसा क्या चाहती हैं? नहीं कहती, कहती थी लड़कियां पहले। पहले स्वामी होते थे, अब नहीं होते ना। नहीं, पहले लड़कियां स्वामी कहती थी भाई। पहले लड़कियां स्वामी प्राणनाथ कहती थी पहले। पहले लड़कियां प्राणनाथ कहती थी। प्राणनाथ पहले के सर और फूलते सर बिल्कुल तुम्हारे क्या है? पता करवाते थे सर। अब कह रही कि सही बात है। पहले बाहर से करने का निकालने का। अरे मैं ये लिया था, ये कह रही कि पहले के लोग ऐसे थे, अभी भी नहीं है। तो कहना चाहते कि मैं प्राण ना बोला है। स्वामी कितना अजीब सा लग रहा है। ये आर्य, ये नहीं समझ सकते, ये आर्य आर्य पुत्र स्वामी प्राणनाथ अजी सुनते हो। सर आपको कहीं और स्वामी का क्या सीखा? मुझे कहीं और हो जाए तो पति पीछे आ जाएगा पति को। हाँ। पहले ऐसा नहीं होता था। हम अभी दादा के टाइम में भी नहीं सर था। अपने दादा के टाइम में दादी की देखो बहुत, दादाजी कुछ बोलते हैं तो दादी एकदम सही में रहती थी, कोई समस्या नहीं। दादा ही मालिक थे पूरे घर के। दादा पर दादा में नहीं होता था, वो नहीं होता था, होता था। दादा के टाइम से है ना राजनीतिक जितने भी मामले होते थे आज भी पुरुष ही निभाता है। घर में खाली आप सिंगनी हैं, सब्जी क्या बनी, हाँ बस। बाहर के जितने में जाओगे ढोल है उससे पुरुष की आदि संभालता है, आदि पुरुष संभालता है। नहीं संभालता। तुम खुद सोच लो इस विषय में कि अगर बेटी है उसको इलाहाबाद या दिल्ली भेजना है तो माता से ज्यादा डिसीजन बड़ा होता है पिता का? नहीं क्यों ये की बातें आती है तो पुरुष बता देंगे ना। ये भी तो देखिए कि अगर लड़कियों का अकेले नहीं भेज सकते तो रीजन क्या है? पुरुष ही तो आज के लड़कों को भी सिक्योरिटी की लड़की हो गई। हम तुमको बता रहे हैं, हम तुमको सच बता रहे हैं। तुम चाहे 10 लड़कियों का, चाहे 20 लड़कियों का, चाहे 100 लड़कियों का सर्वे करा लो तो उनके सामने सिर्फ 2 प्रस्ताव रखो, तुम्हें अपने जीवन में प्यार चाहिए या पैसा? 99% लड़कियां चूज करेंगी पैसा। और उतने ही लड़कों का सर्वे करा लो, वो पहला आदमी होगा पैसा तो कमा लेंगे, सच्चा प्यार मिल जाए हमको। सोचो क्या अंतर है। लेकिन ये जो मतलब तुम कहती है ना तो लड़की को ये कहना होना चाहिए बहुत बढ़िया बात। ठीक है जी, ये हो गया इतना। नेक्स्ट आगे कहानी राज दरबारी कौन इसका? बाणभट्ट ना, बाणभट्ट की किताब कौन सी है? इसको अभी पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए। बहुत सही। हर्षवर्धन की खुद की 3 किताबें हैं। कौन कौन सी 3 किताबें थी? बताया नहीं आपने। नहीं रत्नावली और बताया था अभी नहीं बताया। 3 किताबें हैं। याद नहीं है ना कैसे रत्नावली और सर 2 होता है। और बताओ, हमें याद नहीं आ रही। सर आपने बताया नहीं बताया था। हाँ? नहीं बताया। बताया हमने, हमें याद नहीं आ रही। हाँ? अभी नहीं बताया। पहले बताया था एक दिन पहले बता चुकी हूँ। नागानंद नागानंद और प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका और सबकी बड़ी लंबी लंबी कहानियां तो बताएंगे सबकी, चाहे रत्नावली हो, चाहे प्रियदर्शिका हो, चाहे नागानंद हो, ये तीनों की बड़ी लंबी लंबी कहानियां हैं।
नागानंद, ये इसकी प्रसिद्ध 3 किताबें। ध्यान रहे इस पर भी बड़ा मामला डिस्टर्ब करने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि पुस्तक रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद ये खुद हर्षवर्धन की किताब नहीं है, उसने किसी व्यक्ति को पैसा दिया, उसने कहा कि लिखो और नाम अपना लिखवा लिया। ठीक है, ऐसा भी नाम आता है, लेकिन माना जाएगा इसी किताब। ठीक है, इसके यहाँ एक चीनी यात्री आया था, है ना, इसकी भी जानकारी आपको हो। जहाँ वेद सांग है, इसके बाद इस ग्रंथ कौन सा है? CUP, ओके जी, ये इसका ग्रंथ है ना, CUP इसका ग्रंथ का नाम। वो उसका नहीं, ये वो पाए वो क्यों की वो पाया वो पाया हमारे आगे कहानी आगे नाम बताइए। कौन से वही तो अभी नाम बताते हैं ना वो कुंदन लिखा है, कुंदन क्या करा तुम लोग? एक अच्छा कौन सी? पूरा करवा दीजिए, भूल जाएंगे। अरे इसमें बहुत ज्यादा कहानी है, अभी कम से कम 1.5 घंटे क्लास सेनापति दिखाया आपने। हाँ, लेकिन तो सेनापति ये कहानी आगे बढ़ा देंगे ना। हर्षवर्धन का सेनापति सिंहनाथ का लिखी। अरे एक ही लिखना है और क्या लिखना है? सेनापति सिंहनाथ हो जाएगा। और उसका मेरा भाई बंडी, बंडी भी लिखा मेरा भाई लिख डालो ना, मेरा भाई बंडी, नहीं सर, बंडी बंडी बंडी, मेरा भाई बंडी, है। ऐसा कि इसमें ऐसे मेरा भाई बंडी, ऐसा तो वो क्या नाम उसका? मेरा भाई बंडी, हाँ? हर्षवर्धन को ऐसे इसके आगे बढ़ा, मेरा भाई बंडी और सेनापति, सेनापति है सिंहनाथ। अरे बहुत लंबी कहानी भाई। और कुछ लिखा जा सकता है? राज्यवर्धन की हत्या की सूचना कौन दिया इसको? कुंतल। हाँ? की हत्या की सूचना, इस सूचना कौन दिया जी? एक सर उसका नाम क्या है, इसने घोषणा की थी बहुत बड़ी। क्या कौन? कुंतल। कुंतल, हाँ, नहीं अवंती वो युद्धमंत्री, हाँ युद्धमंत्री था अवंती, और वो 4 डायरेक्शन की घोषणा करवाई। घोषणा की कौन कौन से? कितना है? 4। ये हो गया, ये हो गया उदयाचल, द्रौपदी में सुरेश्वर में ये हो गया है अस्ताचल, ये है मंदागन, ये तो हमने लिख दिया। और ये है त्रिकूट। बता रहे तो हम लोग इन चारों को क्या करना था? चारों क्या करना था? कर देना था, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार है। यही आगे ये सभी कर दे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार है। सर दिया है कि सर क्या किसने नहीं किया? खाली लंबी लंबी बातें। तो कैसे तुझे घबरा दिया कि नर्मदा नदी किनारे है इसको? खाली बातें थी। मंदागन जगह के नाम थे उस समय बड़े बड़े।